हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं माधव। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है राज्यसभा में सदस्यों का चयन प्रक्रिया। उनके बारे में जानेंगे कि सदस्यों का चयन कैसे होता है राज्यसभा में। जो हमारी संसद की उच्च सदन है राज्यसभा, उसके सदस्यों के चयन के बारे में हम लोग आज जानेंगे। राज्यसभा के बारे में जानेंगे हम लोग, राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों की चयन प्रक्रिया क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। और अंत में हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ सेशन में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा के बारे में चलिए जानते हैं हम लोग राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा जो है यह संवैधानिक रूप से राज्यों की परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट है और भारत की द्विसदनीय संसद का उच्च सदन है। भारत में जो द्विसदनीय संसद है उसका उच्च सदन, निम्न सदन लोकसभा को हम लोग कहा जाता है और उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। उसी के बारे में हम लोग आज जिक्र कर रहे हैं, राज्यसभा के बारे में। उसके बाद देखते हैं इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसका पहला सत्र, इसका जो गठन के बारे में कहा जाता है, इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसका पहला जो सत्र चला था, पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। इसका जो राज्यसभा का जो पहला सत्र हुआ था वह 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्ष 1918 में आए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को राज्यसभा या दूसरे सदन की उत्पत्ति के स्रोत के रूप में देखा जाता है। राज्यसभा की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि 1918 में जो आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, इसी के आधार पर इसका उत्पत्ति का स्रोत के रूप में देखा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो देखते हैं कि इस रिपोर्ट ने एक द्विसदनीय विधायिका, निचले सदन या केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन या राज्य परिषद की शुरुआत की। उसी रिपोर्ट के माध्यम से ये सब देखा गया है। उसके बाद देखिए राज्यसभा के सदस्यों की चयन प्रक्रिया। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी चयन प्रक्रिया कैसी होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए संविधान के अनुच्छेद 80, संविधान का जो अनुच्छेद 80 है उसमें राज्यसभा के बारे में जिक्र किया गया है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 बताई गई है। जो हमारे राज्यसभा में सदस्यों की संख्या बताई गई है वो 250 बताई गई है, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है एवं 238 सदस्यों का चयन होता है और राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। उसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें राज्य के साथ साथ 3 केंद्र शासित प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हालांकि राज्यसभा की वर्तमान सदस्य जो अभी वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्य है वह 245 ही है, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी फिलहाल जो राज्यसभा की सीट है वह 245 है। इसमें से 233 जो है यह सदस्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा देखिए 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या नामित किए जाते हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति जो 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं या नामित करते हैं, वो साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को नामित किया जाता है राज्यसभा में। उनके बारे में कहा जाता है या तो वो साहित्य के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में या सामाजिक सेवा के मामले में एक विशेष स्थान रखता हो या व्यवहारिक अनुभव उनमें हो, ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य
राज्यसभा का जो प्रत्येक सदस्य होता है उनका अवधि या कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है एवं सभी सदस्य का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल तो होता नहीं है, लेकिन उनके सदस्य का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, लोकसभा के विपरीत राज्यसभा की कभी विघटित नहीं होती है। जैसे 5 वर्ष के बाद लोकसभा को विघटित कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है जब उसका 5 वर्ष पूरा हो जाता है। लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं होता, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, विघटित नहीं होती है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष, 1/3 सदस्य इसके जो जितने भी सदस्य हैं उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जो भी सदस्य हैं 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि केवल 3 केंद्रशासित प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनमें 3 केंद्रशासित प्रदेश ही हैं जिसे नामित किया गया, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी एवं जम्मू कश्मीर का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। यही 3 केंद्रशासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुदुचेरी एवं जम्मू कश्मीर ही ऐसे 3 केंद्रशासित प्रदेश हैं जिसका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। उसके बाद देखते हैं कि राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। उसके बारे में हम लोग आज जिक्र करेंगे कि राज्यसभा को क्या क्या विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। तो देखते हैं, अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषय में, हमारे संविधान में जो सूची बनाई गई है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, वही सूची के बारे में कहा गया। 249 संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण की अनुमति देता है यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करता है। यदि उस प्रस्ताव को राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस आशय को पारित कर देता है। उसके बाद देखते हैं कि अनुच्छेद 312 संसद को संघ और राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करने की अनुमति देता है। अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करने की भी अनुमति देता है राज्यसभा को। राज्यसभा के द्वारा ही इसे जो संघ के राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करने की अनुमति भी देता है यदि वह इस आशय को प्रस्ताव पारित करती है। यदि इस प्रस्ताव को राज्यसभा के द्वारा पारित करती है तो। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति शासन की घोषणा। राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है उसके बारे में कहा जाता है, आमतौर पर ऐसी उद्घोषणाओं को संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है ऐसे आमतौर पर दोनों सदनों की अनुमति होती है। लेकिन उद्घोषणा के समय यदि लोकसभा विघटित हो, जिस समय राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है या की जा रही है, अगर उस समय लोकसभा विघटित हो तो तब राज्यसभा अकेले राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुमोदन कर सकती है। उस समय राज्यसभा अकेले ही राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमोदन कर सकती है। उसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रपति को पद से हटाना। जैसे उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना रहता है तो उसमें उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा ही पहल कर सकती है। जैसे उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो उनको हटाने के लिए राज्यसभा ही पहल कर सकती है। इसमें लोकसभा कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। देखिए, इसका अर्थ यह है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसलिए ऐसा प्रावधान किया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का जो शक्ति है वो राज्यसभा को है। राज्यसभा ही पहल कर सकती है, ना कि लोकसभा। देखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ नीचे कथन दिया गया है कि यह संसद का निम्न सदन है
इसकी वर्तमान सदस्य की संख्या 245 है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी जगह सेशन को समाप्त करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।